नमस्कार। आखिर राहुल गांधी मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह जीत का दावा क्यों कर रहे हैं? आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलेंगी? सुनिए। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो यहां पर उन्होंने कर्नाटक का भी नाम लिया। याद कीजिए दोस्तों, कर्नाटक में क्या था कांग्रेस का मंत्र? भाजपा सरकार को 40% कमीशन की सरकार बताया गया था और महाकाल में जो दुर्घटना हुई है, जिसमें 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी के चलते सप्तऋषि की तमाम मूर्तियां जो हैं वो गिर गईं, इसने कांग्रेस के हाथ में जीत का एक मंत्र दे दिया है। यह बतला दिया है कि छोटी छोटी चीजों पर भ्रष्टाचार ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे विश्वास धर्म के साथ भी भ्रष्टाचार करती है। दुख की बात यह है कि प्रदेश की जनता यह देख रही है, देश की जनता यह देख रही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, मगर इसमें ना मीडिया डिबेट कर रहा है, ना अखबार सलीके से सवाल कर रहा है। चंद अखबारों को छोड़कर, या यह कहा जाए एक अखबार को छोड़कर। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देखिए, दैनिक भास्कर ने किस तरह से अपने पहले पन्ने पर इस खबर को छापा है। इसमें आप देख सकते हैं तमाम सप्तऋषि जो हैं बैठे हुए हैं। टूटने के बाद उन्हें एक जगह लाया गया है और एक जगह बिठाया गया है, और दैनिक भास्कर यह कह रहा है मानो मौन धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कह रहा है दैनिक भास्कर? ध्यान से सुनिएगा। प्लास्टिक की मूर्तियां, कमजोर बेस, अंदर स्टील सरिया तो लगाए ही नहीं गए। कितनी शॉकिंग बात है ना दोस्तों। प्लास्टिक की मूर्तियां, कमजोर बेस और स्टील सरिया जो कि किसी भी मूर्ति में लगाए जाने चाहिए, वही नहीं लगाए गए। दैनिक भास्कर और क्या कहता है, इस पर गौर कीजिएगा। और मैं आपको क्यों बतला रहा हूं, ये मैं इसलिए बतला रहा हूं क्योंकि महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। बड़ी बड़ी बातें की गई थी, और वो बड़ी बड़ी बातें क्या है वो कुछ देर में मैं आपको सुनाने वाला हूं। मगर दैनिक भास्कर यह भी कहता है, ध्यान से सुनिए, पत्थर से मूर्तियां बननी थी, जल्दबाजी के कारण बदला प्लान। पत्थर की मूर्तियां बननी थी और जल्दबाजी में प्लान बदल गया। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं दोस्तों कि जो पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती है, यह है उसकी हकीकत। इस तरह से आम श्रद्धालु की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि पत्थर की मूर्तियां बनानी थी, आपने प्लास्टिक की मूर्तियां बना दी, सरिया ही नहीं डाला। भास्कर ने एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन किया है, जिसमें उनके अपने एक्सपर्ट ने इसके 4 कारण बताए हैं। और वो जो 4 कारण है ना दोस्तों, उन कारणों को पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि अच्छा है कि उन्होंने पत्थर की मूर्तियां नहीं लगाई, क्योंकि अगर पत्थर की मूर्तियां गिरती और अगर वो किसी श्रद्धालु के ऊपर गिरती तो बचना नामुमकिन था। वो 4 कारण भास्कर ने अपने इन्वेस्टिगेशन में क्या बताया दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहला कारण, मूर्तियों का बेस कमजोर, नीचे इतनी जगह कि आसानी से हवा पानी अंदर जा सकता है। दोस्तों, सप्तऋषियों की जो मूर्तियां थीं, उनका बेस, उनकी बुनियाद ही कमजोर थी, खोखलापन था, आसानी से हवा और पानी जा रहा था। दूसरा बड़ा कारण, एफआरपी से बनी बड़ी मूर्तियों में अंदर सरिया लगाने होते हैं, लेकिन ये मूर्तियां खोखली थी। मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये आपराधिक लापरवाही कोई कैसे कर सकता है? आपने सरिया ही नहीं लगाई। आप मुझे बताइए, आप घर में छोटे छोटे निर्माण करते हैं, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में भी सरिया लगाया जाता है ना। यहां तो बात धर्म की थी। क्या किया जा रहा है? आगे देखिए साहब। तीसरा कारण, मूर्तियां इस तरह नहीं थी कि वे 30 से 50 किलोमीटर घंटे की स्पीड से चलने वाली हवा झेल सकें। याद कीजिएगा दोस्तों, क्या कहा था कलेक्टर उज्जैन ने कि इन मूर्तियों को 10 साल तक चलना था, मगर जांच में पाया भास्कर ने, दैनिक भास्कर ने, कि
30 से 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रफ्तार चल जाए और मूर्तियां गिर जानी थी। हम सबको शुक्र मनाना चाहिए कि कोई श्रद्धालु वहां मौजूद नहीं था। आगे देखिए, मूर्तियों के अंदर स्टील का बेस नहीं था। दूसरा, इसमें लगा स्टील भी कमजोर था। लो कर लो बात, यानी कि मूर्तियां लगाई, पहली बात सरिया नहीं, मगर जो लगाया गया वो भी कमजोर। अब आप मुझे बताइए ना, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? कांग्रेस के प्रचार तंत्र ने दोस्तों एक वीडियो वायरल किया है। मैं चाहूंगा आप उस वीडियो को देखें, एक एक शब्द को सुने। दरअसल इसमें आपको आवाज आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब उन्होंने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, मगर तस्वीरें बदल दी गई हैं। मोदी जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसमें सप्तऋषि की टूटी हुई मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। सुनिए, देखिए, हकीकत को पहचानिए। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भाई शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जो लगातार इतने समर्पण से इस सेवा यज्ञ में लगे हुए हैं। तो उनकी विशालता, उनका वास्तु हमें आश्चर्य से भर देता है। दोस्तों, कल जो कांग्रेस की बैठक हुई उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी जीत का जो है विश्वास जतलाया है। उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी से इत्तेफाक रखते हैं और मुकाबला करने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार है। क्या कह रहे हैं कमलनाथ, सुनिए। अभी बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसमें वरिष्ठ नेता सब उपस्थित थे और इसमें चर्चा हुई, क्योंकि 4-4.25 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। मगर दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये तो दावे हैं। चाहे राहुल गांधी ने कहा हो, चाहे कमलनाथ ने कहा हो, आखिरकार जमीन पर किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, बात उस पर निर्भर करती है। मैं आपको बतला दूं, पिछली बार यानी 2018 में जब कांग्रेस चुनाव जीती थी ना, उस वक्त भी उनके पास कोई जबरदस्त प्लान नहीं था। पार्टी 2 खेमों में बटी हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थे, कमलनाथ अलग थे। लड़ाई उस वक्त भी चल रही थी, बावजूद इसके वो लोग जीत गए थे। अब अगर कांग्रेस प्लान के साथ उतरती है, मुद्दों के साथ उतरती है, और जैसे मैंने कहा ना, सप्तऋषि की मूर्तियां जिस तरह से खंडित हुई हैं, भ्रष्टाचार की जो कथित मिसाल सामने आई है, वो अपने आप में काफी है वो संदेश देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे धार्मिक प्रतीकों को भी नहीं बख्श रही। ये मुद्दे काफी हैं, इस पर चुनाव लड़ा जा सकता है। बहरहाल कल का दिन एक और कारण से बहुत अहम रहा। कल राहुल गांधी ने अपने साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों को साथ बिठाया। 4 घंटे तक यह बैठक चली और 4 घंटे बाद यह दावा किया गया कि दोनों के बीच जो मतभेद हैं उसका समाधान हो गया है। अब ये दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और राजस्थान में कांग्रेस को जीत दिलाएंगे। क्या कह रहे हैं पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल, आइए सुनते हैं। In view of the upcoming Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge also. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together, and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party.
we are going to win. Therefore, both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. Both the leaders are agreed to join together, and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. दोस्तों, अगर आपने एक चीज पर गौर किया होगा, जब ये बात कह रहे थे तो सचिन पायलट के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। बड़ी बात, कांग्रेस के इस बयान के बाद ना अशोक गहलोत ने कुछ कहा है, ना सचिन पायलट ने। तो कांग्रेस बेशक आशावादी है, ये बड़े बड़े दावे कर रही है, मगर इन दोनों नेताओं की तरफ से कोई बयान नहीं आए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अभी भी मतभेद जारी हैं, मगर यह भी नहीं कहा जा सकता कि मतभेद खत्म हो गए हैं। एक अच्छी बात जो राहुल गांधी ने की कि दोनों नेताओं को आमने सामने बिठाया, उनसे बातचीत की, उनके मतभेदों को संबोधित किया और सचिन पायलट से कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचे। तो डील क्या है? क्योंकि देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाएं एकदम साफ है। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री तो बनना चाहते हैं, मगर उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है। और जब आपके पास विधायकों का समर्थन नहीं होगा तो विधायक दल आपको नेता के तौर पर नहीं चुनेगी, और जब नेता के तौर पर नहीं चुनेगी और विधायकों की मर्जी के खिलाफ अगर आपको मुख्यमंत्री बना भी दिया जाता है तो पार्टी के अंदर बगावत हो जाएगी ना। तो कांग्रेस के सामने राजस्थान का मुद्दा अभी बदस्तूर बना हुआ है, क्योंकि ना सचिन पायलट ना अशोक गहलोत ने कुछ कहा है, मगर यकीनन कांग्रेस कोशिश करती नजर आ रही है। यह बड़ी बात है। कर्नाटक में जीत इसलिए नहीं मिली कि जनता पूरी तरह से भाजपा से नाराज थी। यह ना भूलें, बैंगलोर में जैसे ही प्रधानमंत्री रोड शो करते हैं तो कर्नाटक में उन्हें सीटें मिली थी। कहने का अर्थ क्या है कि कांग्रेस ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बजरंग दल जैसी हिंसक संगठनों, पीएफआई जैसी संगठनों पर वार करके, उनके बारे में बात करके जाल बिछाया, भाजपा फंस गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में माकूल मौका है, स्वर्णिम अवसर है। क्या इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी, या फिर अंत में ऐसा कुछ हो जाएगा कि परात में एक बार फिर सत्ता सौंप दी जाए, या फिर सरकार बना ले मगर पिछली बार की ही तरह सत्ता सौंप दी जाए? तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है मध्य प्रदेश से कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि विचारधारा का कमजोर आदमी है, वो बाहर है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके करीबी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा इस वक्त 3 खेमों में बटी हुई है। वहां जूतम पैजार चल रही है, जोरों से बगावत चल रही है अलग अलग खेमों में। यह सबसे बड़ी चुनौती है। मगर अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त एकता दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश भाजपा जो है वहां पर जबरदस्त बगावत दिखाई दे रही है। क्या इन मौकों का फायदा उठाएगी? ज्यादा वक्त नहीं रह गया है दोस्तों, बस साल के अंत में तीनों राज्यों में चुनाव है, और अगर इन 3 में से कांग्रेस 2 भी जीत जाती है तो यकीनन 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे ताकत मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी, और भाजपा की उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।